उम्मीद है कि इसका बेसिक आप समझ गए होंगे, जो हमने आरक्षण का एक पहला पार्ट में देख लिया था। ठीक है, अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि आरक्षण किसे दिया जाए। ठीक है, आरक्षण का आधार क्या हो, अब इसे हम समझ लेते हैं। तो इसमें कुछ एक मामले हैं जो मैंने थोड़ा सा इसमें लिख दिया हूँ, इसको समझाते हुए चलता हूँ मैं कि ये मामले हैं क्या और किस किस तरह से है। ठीक है, तो इन्हें देखते हैं कि देखिए, पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें कि आरक्षण किसे दिया जाए। आरक्षण किसे मतलब जातिगत आधार हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या लिंग के आधार पर हो। ये चार प्रावधान इसमें रखे गए। अब जातिगत आधार में अगर हम आरक्षण की बात करें तो इसमें एक बालाजी का मामला, तो 1963, तो बालाजी के मामले में यह कहा गया कि किसी वर्ग के, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय सुनाया इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बालाजी में क्या कहा गया कि जातिगत आधार पर क्या दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया, या क्या कह दिया इसने, असंवैधानिक है कि किसी वर्ग को जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि किसी जाति के 90% लोग, वर्ग 90% लोग पिछड़े हो तो उसे जाति का आधार दिया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और कही कि इसका उपवर्गीकरण भी नहीं किया जाएगा, मतलब इसका क्लासिफिकेशन भी नहीं होगा किसी तरह से कि इसको और बांट दिया गया। जैसे कि हम आगे देखेंगे, पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर दो वर्ग है, तो इसमें यह कहा गया कि इसमें कोई उपवर्गीकरण नहीं रहेगा। मतलब अगर जाति के आधार पर दे रहे हैं किसी वर्ग के 90% लोग पिछड़े हैं किसी जाति के, तो उसे क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। इसी के आगे जातिगत आधार को अवैध घोषित कर, मतलब कि जातिगत आधार को ही वैध नहीं माना गया। इंदिरा साहनी के मामले में यह कहा गया 1993 में कि किसी वर्ग को किसके आधार पर, आर्थिक आधार पर भी क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, साथ ही साथ स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसकी सामाजिक स्थिति को देखकर भी उसको आरक्षण दिया जाएगा। देखो, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आर्थिक आधार पर ही आप आरक्षण दो, ये भी देखा जाएगा कि उसका व्यवसाय, उसका जन्म स्थान, उसकी शैक्षणिक स्थिति, ठीक है, इन सब को भी आधार माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जैसे हम देखेंगे आर्थिक आधार पर अगर हम आरक्षण की बात करें तो आर्थिक आधार पर आरक्षण में क्या होगा, इस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इन्होंने क्या करा, एक कार्यपालिका का आदेश पारित करा, और कार्यपालिका के आदेश को पारित करने के बाद यह कहा कि उच्च जाति के पिछड़े वर्गों को क्या दिया जाता है, 10% आरक्षण दिया जाता है। इससे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा, और इन्होंने कुछ खास तथ्य बताए भी नहीं। अगर ये कुछ खास तथ्य बता पाते सुप्रीम कोर्ट तो शायद उस समय आरक्षण मिल जाता, जो हाल फिलहाल में अभी घटित हुआ, इसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ मुख्य आधार नहीं बताया, और 13 अगस्त 1991 को एक कार्यपालिका का आदेश पारित करा, और ये क्या कहा कि आर्थिक आधार पर उच्च जाति के पिछड़े वर्ग को क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, जो कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया उसके बाद। इसी के अलावा अगर हम बात करें धर्म के आधार पर, तो देखो धर्म के आधार पर क्या है, धर्म के आधार पर यह है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए आरक्षण की बात नहीं कही गई है। आरक्षण हर जाति के, हर समुदाय के, हर धर्म के पिछड़े वर्गों को दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें इस्लाम में तो खान, सैयद, ठीक है, मतलब इनमें जो माइनॉरिटीज़ है, जो पिछड़े हैं, उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। मतलब कि आरक्षण का आधार क्या रखा, होमोजीनियस ग्रुप, मतलब कि समरूपी समूह, इसको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। मगर किसी धार्मिक समुदाय के कुछ वर्ग पिछड़े हैं तो उन्हें भी क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। जातिगत आधार में जातिगत, सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति रखी गई इंदिरा साहनी के मामले में। बालाजी के मामले में जातिगत आधार को अवैध माना, यह कहा गया कि 90% पे दिया जाएगा। आर्थिक में पीवी नरसिम्हा राव ने उच्च जाति के पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय से असंवैधानिक कह दिया। ये कहा गया कि आप कोई, मतलब इन्होंने कोई मुख्य तथ्य नहीं बताया उस समय कि किस आधार पे दिया जा रहा है, कि आर्थिक आरक्षण किस आधार पे दे रहे हैं। तो 13 अगस्त को इसे पारित किया गया, इसे फिर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। धर्म के आधार पे समरूपी समूह है, किसी धार्मिक समुदाय के कोई वर्ग पिछड़ा है तो उसे क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। अब बात आती है लिंग के आधार पर। तो देखिए, महिलाओं को कुछ विशेष आरक्षण की बात नहीं कही गई है कि महिलाओं को क्या दिया जाए, कोई विशेष आरक्षण दिया जाए। महिलाओं को आरक्षण कैसा, मतलब कि क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया, मतलब कि ऊर्ध्वाधरीय या वर्टिकल आरक्षण की बात नहीं कही गई है। इसका मतलब क्या होगा कि देखो, एक तो जाति के आधार पर, एक समुदाय के आधार पर आरक्षण दिए जा रहा है, इसके अलावा महिलाओं को ना एक क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल रूप में रखा गया, मतलब कि समरूपी समूह नहीं माना गया। इनको ये कहा गया कि सभी महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं है। ठीक है, कुछ महिलाओं ने अगर मतलब कि स्थितियाँ उनकी खराब भी है तो नहीं, कुछ की अच्छी भी है। अगर कोई महिला, जैसे देखो किसी वर्ग को आरक्षण दिया जाता है और महिलाओं ने
अगर आरक्षण की सीमा से अधिक नंबर लाके भी अपना पद हासिल कर लिया तो उसे आरक्षण मान लिया जाएगा। मतलब महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो अगर वो अपने वर्ग में आरक्षण लेते हैं तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, अगर अपनी जाति में आरक्षण लेते हैं तो आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सभी महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं है। फिर भी कई राज्यों ने अलग अलग आरक्षण दिए हैं, जैसे किसी ने 50%, किसी ने 55%। उत्तराखंड ने महिलाओं को लगभग 55% आरक्षण दिया है। ये हो गया आरक्षण किसे, जातिगत आधार हो, आर्थिक हो, धर्म हो, लिंग हो। अब बात करते हैं कि इसमें आरक्षण की सीमाएं क्या हो। बालाजी के मामले में क्या कहा गया कि स्थिति को देखा जाएगा, न कि क्या देखा जाएगा, जाति को देखा जाएगा। मतलब कि व्यक्ति की उस समाज की सामाजिक स्थिति कैसी है, उसका व्यवसाय कैसा है, उसकी शैक्षणिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सभी को समुदाय, इन सभी वर्गों को समान माना जाए, देखा जाएगा, ना कि सिर्फ एक जाति के आधार पर क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। इसमें यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अधिकतम आप कितना आरक्षण दे सकते हो, 40%। लेकिन विशेष परिस्थिति में आरक्षण कितना दिया सकता है, 50%। लेकिन वो 50 से कितना कम होगा ये कहा था कि आप अधिकतम 40% आरक्षण दो, लेकिन वो 50 से कम होना चाहिए। लेकिन आप विशेष परिस्थिति में क्या कर सकते हो कि आरक्षण की सीमा को 40 से 50% कर सकते हो। ये कायदे में कहा गया था आरक्षण की सीमाओं में बालाजी के मामले में। लेकिन इसी को आगे बदल दिया गया। इसमें क्या कहा गया, इंदिरा साहनी के मामले में यह कहा गया कि आरक्षण कितना होना चाहिए, सामान्यतः 50% होना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में कैसा हो, वो ज़्यादा हो। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि आरक्षण की सीमा क्या सिर्फ, जैसे हमने दो समुदाय SC ST, जैसे कि अनुच्छेद 341 क्या कहता है, ये कहता है डिप्रेस्ड क्लास के बारे में बात करता है, डिप्रेस्ड क्लास के बारे में, और ये बात करता है ट्राइबल के बारे में। तो आरक्षण की जो सीमा है, क्या वे इन दो वर्गों तक हो या इसके अलावा एक तीसरा वर्ग भी बनाया जाए। तो तीसरा वर्ग कैसे बनाया कि एक तो क्या कहा कि SC को दिया जाएगा और एक किसको कहा, ST को दिया जाएगा। अब कुछ और पिछड़े ऐसे वर्ग हैं जिनको आरक्षण दिया जाना जरूरी है। तो 340 में OBC, देखो राष्ट्रपति ने ये कहा है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार OBC की लिस्ट बनाई, OBC आयोग का सिर्फ 340 में OBC आयोग की बात कही गई है, इसके अलावा इसमें किसी कार्य को नहीं बताया गया है। तो ये कहा क्या कि इसमें क्या कहा गया कि OBC का एक वर्ग बनाया जाएगा जिसमें उसे अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा जो कुछ जातियों में कुछ पिछड़े वर्ग और हैं उन्हें भी क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। फिर इसमें उपवर्गीकरण की बात की, जिसे हम आगे पढ़ेंगे अब BC में, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, इसमें दो वर्ग की बात की गई कि एक तो किसको दिया जाएगा, क्रीमी लेयर को दिया जाएगा, दूसरा किसको दिया जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर को दिया जाएगा कि नहीं, है ना। इससे हम समझेंगे आगे चल के ये है क्या। तो यहाँ क्या कहा गया इंदिरा साहनी के मामले में कि 50% वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, इसके अलावा विशेष स्थिति में आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। जैसे तमिलनाडु में किया गया 69%, उसको राष्ट्रपति का आदेश राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया ताकि उसमें चेंज न किया जा सके। SC, डिप्रेस्ड क्लास, ST, ट्राइबल और OBC 340 ये आर्टिकल इसमें दिए गए। इसके अलावा 338 का क और 338 का ख, इसमें कहा गया SC के लिए कमीशन होगा और इसमें कहा गया ST के लिए क्या होगा, एक कमीशन होगा जो जांच करेगा कि इसमें आरक्षण की सीमा किस किस तरह से दी जा रही है। हर साल ये इसकी जांच करेगा। अब 340 के तहत देखो इसकी जो सीमाएं चल रही है, इसी में 340 के तहत एक पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया, तो उसके तहत दो मंडल बनाए गए, काका कालेकर आयोग और एक BP मंडल। काका कालेकर आयोग ने कहा कि स्टेट को OBC की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया। काका कालेकर आयोग के द्वारा ये कहा गया, काका कालेकर आयोग को कहा गया कि आप राज्यों की OBC की लिस्ट तैयार करें। दूसरी बात, BP मंडल ने आरक्षण किस तरह से दिया, देखो 50% आरक्षण दिया, OBC के लिए 27%, SC को 15% और ST को 7.5%, ये कहा गया। टोटल मिला के 49.5% होता है। 8 अगस्त को घोषणा हुई कि मंडल आयोग को लागू किया जाता है। क्या घोषणा कर दी 8 अगस्त को कि मंडल आयोग को लागू किया जाता है। इस समय विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, 8 अगस्त को क्या घोषणा की कि मंडल आयोग को लागू किया जाता है और 11 अगस्त को मंडल आयोग को लागू कर दिया गया। सिंपल सा यहाँ पे ये कर दिया गया कि 11 अगस्त को क्या किया, मंडल आयोग को यहाँ पे लागू कर दिया गया। अब इसमें समझने की बात यह है कि इसमें एक फंडा आता है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, और एक फंडा आता है इसमें, इसके आगे इसमें कि प्रमोशन में आरक्षण। तो देखो इसमें इसको समझा देता हूँ, मैं इसमें लिख के समझा देता हूँ कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। देखिए विवाद का अगला बिंदु क्या था, विवाद का अगला बिंदु ये था
कि उन शेष व्यक्तियों के साथ क्या किया जाए, या उन शेष व्यक्तियों के साथ क्या हो जो मतलब कि अन्य लोगों से बेहतर स्थिति में है। जैसे जो अन्य लोगों से बेहतर स्थिति में उन्हें क्रीमी लेयर कहा गया, मलाईदार परत कहा गया, तो उनके साथ क्या किया जाए। तो ओबीसी में क्या कहा, देखो एससी एसटी में तो कुछ खास बात नहीं लिखी, एससी एसटी में सभी को आरक्षण दिया गया, ठीक है। इसमें एक नागराज का मामला आएगा, ये जरूर विवाद का बिंदु है अभी, ठीक है। तो एससी एसटी में ये कहा गया कि इनमें सभी लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन ओबीसी में ये कहा गया कि जो संपन्न व्यक्ति है, जो क्रीमी लेयर है, इन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन जो विपन्न है, मतलब कि जो क्रीमी लेयर से नीचे आते हैं, जो एक सीमा तय कर दी जाती है, जैसे कुछ समय पहले तक 8 लाख थी, हाल फिलहाल में एक आदेश आया है जिसमें 12 लाख कर दी गई है, ठीक है। तो वो व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया जाएगा जो 12 लाख से ऊपर रहेगा या जो 8 लाख से ऊपर रहेगा, ठीक है। लेकिन जो उसके नीचे का होगा उसे आरक्षण दिया जाएगा। ईवी चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश, इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि मतलब कि एससी के वर्ग को नहीं करा जाएगा अलग, लेकिन ओबीसी को बांट दिया जाएगा। मतलब इसमें भी क्या कहा गया था कि ओबीसी के अलग अलग वर्ग बना दिए जाएंगे। मतलब एक बना दिया जाएगा आपका क्रीमी लेयर और एक बना दिया जाएगा आपका नॉन क्रीमी लेयर, ये 2 परत बना दी गई। एम नागराज के मामले में क्या कहा गया, इसमें एम नागराज वाले मामले में 2006 के मामले में कहा गया कि एससी एसटी को आरक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन जो क्रीमी लेयर वर्ग है उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये हालांकि विवाद का बिंदु है। इसके बाद अगला विवाद कहाँ पे आता है, रिजर्वेशन में प्रमोशन, मतलब कि प्रमोशन में आरक्षण। तो प्रमोशन बनाम नियुक्ति, कि आरक्षण सिर्फ नियुक्ति में दिया जाएगा या सिर्फ प्रमोशन में भी दिया जाएगा। तो इसमें यह कहा गया, इंदिरा साहनी वाले मामले में कहा गया कि ओबीसी को भी आरक्षण कायम में, प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो एससी को दिया जाएगा, एससी एसटी को दिया जाएगा, और ना ही ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा कायम में, प्रमोशन में। हवाला क्या दिया, अनुच्छेद 335 प्रशासनिक कार्यकुशलता, कि इससे प्रशासनिक कार्यकुशलता बनी रहेगी, इसलिए ओबीसी एससी एसटी दोनों को ही प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस मामले को बदलने के लिए केंद्र सरकार ने क्या करा, 77वां संविधान संशोधन 1995 ये किया, और इसमें 16(4) का जोड़ दिया, और ये कहा गया कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। किस वर्ग को दिया जाएगा, एससी और एसटी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। और साथ ही साथ फिर कुछ समय बाद 82वां संविधान संशोधन कर दिया गया, और यह लिखा गया कि 335 की कोई भी बात एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने से नहीं रोकेगी। इन्होंने इसका आधार यह रखा कि हर वर्ग का व्यक्ति, मतलब सभी समुदाय का व्यक्ति हर वर्ग में होना जरूरी है, इसलिए प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है। इसी के साथ एक नया विवाद का बिंदु जुड़ गया, वो ये जुड़ गया कि कंसिक्वेंशियल सेनियोरिटी या पारिणामिक वरिष्ठता, क्या अब प्रमोशन में आरक्षण के साथ लोगों को ज्येष्ठता या पारिणामिक वरिष्ठता दी जाएगी। तो इसमें यह कहा गया कि वीरपाल सिंह के मामले में उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पारिणामिक वरिष्ठता प्रमोशन में आरक्षण के आधार पर नहीं होगी, वो होगी ज्वाइनिंग डेट के आधार पर, ठीक है। इसके किसके आधार पर होगी, ज्वाइनिंग डेट के आधार पर, मतलब वो अनुभव के आधार पर दी जाएगी। इसी के बाद इस मामले को पलटने के लिए 85वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में, और ये जोड़ा गया कि 335 में जोड़ा गया कि आरक्षण दिया जाएगा कायम में, पारिणामिक वरिष्ठता के आधार पर भी। मतलब ये कहा गया इसमें कि कोई भी बात 335 के आरक्षण देने से नहीं रोकेगी। देखो इसी के साथ साथ 2 बिंदु और आए। एक आया काय का सिद्धांत, कैरी फॉरवर्ड का, मतलब कि एक क्या कहा गया, कैरी फॉरवर्ड, और एक कहा गया कि विवाह वाला। जैसे एक था कैरी फॉरवर्ड और एक विवाह वाला। तो कैरी फॉरवर्ड वाले मामले में क्या कहा गया, इस मामले में यह कहा गया कि जैसे किसी वर्ग को आरक्षण दिया, जैसे एससी की सीटें पूरी तरह से नहीं भरी गई, तो उसको अगली बार अनारक्षित सीटें नहीं कहा जाएगा, उसको अगली बार से उसी वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा, और ऐसा लगातार 2 साल किया जाएगा। लेकिन ऐसा करने से ये भी तो हो सकता है कि आरक्षण की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें आरक्षण के परसेंटेज ज़्यादा इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उस साल की निकलने वाली वैकेंसियाँ अलग थी, ये पिछले साल की, मतलब ये कैडर में नियुक्ति होगी, ना कि कहाँ पे होगी, ये साल की निकलने वाली वैकेंसियों में नियुक्ति होगी। तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड के सिद्धांत को क्या कहा गया कि 2 साल तक उसे बढ़ाया जाएगा, और 2 साल बाद भी नहीं भरती है तो फिर बैकलॉग की वैकेंसी निकाल के उसे फिर से भर दिया जाएगा। विवाह, यदि कोई महिला, ठीक है, यदि कोई महिला किसी एससी वर्ग की, जैसे कोई जनरल वर्ग की महिला एससी वर्ग के
पुरुष से शादी करती है तो क्या उसे आरक्षण मिलेगा? तो उस महिला को आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन उससे होने वाली संतान को आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पिता के वर्ग को ही माना जाता है। एक ये आधार दिया गया। महिला को आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? आरक्षण नहीं देने का आधार ये रखा गया कि आरक्षण किसी जाति द्वारा झेले गए उत्पीड़न को देख के दिया गया है, ना कि उस स्थिति को देख के दिया गया है। ठीक है, तो वो महिला से होने वाली जो संतान है उसे आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन पिता के वर्ग को देखा जाएगा कि उसके पिता का वर्ग क्या है। दूसरी बात, एक विवाद में यह भी कहा गया कि यदि कोई बच्चा ये साबित कर देता है कि वह अपनी माता के वर्ग से आरक्षण लेना चाहता है, अगर वो ये साबित कर दे कि उसे बचपन से अब तक उसकी माता का ही सहयोग रहा है, तो उसे उसकी माँ के वर्ग का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया कैरी फॉरवर्ड का और ये हो गया विवाह का। पारिणामिक वरिष्ठता यहाँ पे एंड हो गई। तो ये था रिजर्वेशन इन प्रमोशन। ठीक है, होप ये आपको लगभग समझ में आया होगा। थैंक यू।